नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए चकमक अभियान के तहत लॉकडाउन के समय जब आंगनबाड़ी बंद है, बच्चों को घरों में ही पारिवारिक सदस्यों के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सिखाने की पहल की जाएगी। पारिवारिक सदस्यों को बच्चों के साथ आनंदपूर्ण गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को घर तक बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से तैयार किए गए सजग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हल्बी और गोडी बोली में 2 पुस्तिका मोद्योल डाका और पहिल डहका और छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोलियों के विकास खंडवार नक्शा का विमोचन भी किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला, महिला बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह मौजूद रहे। यूनिसेफ की भारत की प्रमुख यस्मीन अली हक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेकर देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में शैक्षिक संस्थान के संचालकों ने छात्रों के लिए घर में ही क्लास शुरू करवा दी है। ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका हर स्कूलों का अलग अलग है। हालांकि घरों से पढ़ाई करने में विद्यालयों जैसा माहौल पढ़ाई का नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए पीडीएफ फाइल के नोट्स बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। छात्रों को इन्हीं नोट्स के आधार पर पढ़ाई करने के लिए बताया गया है। यदि किसी छात्र को कोई समस्या आती है तो ग्रुप में मैसेज लिखकर शिक्षक से बात करके पूछ सकता है। छात्रों के हित को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, जिससे लॉकडाउन के समय में छात्रों के समय का सही उपयोग हो सके और यह पढ़ाई विद्यालय खुलने तक जारी रहेगी। शिक्षा तुम्हारे द्वार इस प्रकार के एक आदेश के अंतर्गत बच्चों को भी ऑनलाइन से जोड़ना है और टीचरों को भी जोड़ना है। मेरे 7 विकासखंड में 5 विकासखंड में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और बच्चे एंट्री हो चुके हैं। 2 विकासखंड जो था बस्तर और बकावन, उसमें कमी थी। उनको जोड़ने के लिए मैं पुनः उनको स्पष्टीकरण भी दे चुका हूँ ताकि मेरे जिला पूरी शिक्षा से जुड़ सके। ये शासन का निर्देश है, उसको करने के लिए हम निर्देश हैं। इन परिस्थितियों को देख करके उनका नहीं किया जा सकता, जो उपलब्ध हैं वो तो जुड़े। इस प्रकार के बी और बीआरसी जो ब्लॉक में हैं इनको संपर्क करके मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ की 199वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव और स्वच्छता संबंधित जानकारी दी गई। हैंड सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए और लोगों को इनका उपयोग करने के लिए जागरूक भी किया। साथ ही लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। आज करेमार्का में 199 बटालियन सीआरपीएफ ने कोविड-19 से संबंधित समस्या जो भारत वर्ष में और पूरे विश्व में फैली हुई है महामारी के रूप में, इसी की जागरूकता और इसके प्रिकॉशंस के लिए हमने लोगों के 3 गांवों की मदद करने के लिए करेमार्का, भुसावड़ और टिंडोड़ी के गाँव वालों को बुलाया है। इसमें करीब 300 परिवार वालों को हमने हैंड वाश, फेस मास्क और सैनिटाइजर्स और मेडिकेटेड सॉप्स वगैरह बांटे गए और इनको इसके बारे में हमारे सीएमओ द्वारा क्या करना क्या नहीं करना चाहिए के बारे में जानकारी दी गई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो 7 बातें बताई थी कि सभी को इन 7 बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में सभी गांव वालों को बताया गया, समझाया गया और उसकी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए उनसे निवेदन किया गया।
लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गरीब मजदूर परिवारों के सामने खाने की परेशानी है। इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा, जिसके चलते लोग नाराज नजर आए और स्थानीय लोगों ने आरोप भी लगाया अपनी पहचान के लोगों को राशन दिया जा रहा है। जब बाकी लोगों को देने की बारी आई तो राशन की दुकान बंद कर दी गई। लोग सुबह से लाइनों में खड़े रहे, लेकिन राशन न मिलने के बाद सभी ने राशन विक्रेता पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा गया। दिया नहीं उसने राशन। मेरी बुआ का पास है जी, बुआ बेचारी बहुत तेज है, टेम्पो नहीं आ सकती, तो मैं आई थी लगने, तो दिया ही नहीं, बंद करके चला गया। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे होगा से बंद करी। वो लाइन में लगे हम वहाँ से आए थे, वो यहाँ तक आए, सोई कंट्रोल बंद करके चला गया कि नहीं है। अब ये तो हमको दिखा नहीं, हम तो यहीं थे। सामान तो मेरे सामने गाड़ी सवेरे आई थी, सामान उतरा था। हाँ, परेशानी, सामान कुछ नहीं मिला। 6 बजे के लगी है। कार्ड आपका वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड जाइन का नंबर क्या वार्ड का? और नंबर मैं तो पढ़ी नहीं है जी। अगर देखो जी नाम लिखा दे, किसी कोई नहीं देखो 36 नंबर वार्ड है। हाँ, ये लो कार्ड भैया। 36 नंबर वार्ड है। लाइन में लगे लाइन में लगे, भूखे प्यासे नहीं कर। अभी 2-4 घंटे अपने अपने आदमियों की। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, कंट्रोल वाले का फर्ज बनता है, मतलब नेता को है ना एंट्री नहीं करना चाहिए रजिस्टर पे, कंट्रोल वाले को करना चाहिए। है अभी कोई कम पड़ जाएगा तो हम कहाँ से जवाब देंगे सर? आप तो कलेक्टर द्वारा नियुक्त है ना आप? बिल्कुल जी। तो आप एक काम करें ना, आप यहाँ पुलिस आपके साथ है, आप उसको आप डिस्टेंस भाई पुलिस की भी तो नहीं सुन रहे हैं नेता लोग। क्या 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 परेशानी है? परेशानी ये आ रही है, वो सब अपनी अपनी चला रहे हैं। आपको नियुक्त है वहाँ पे, आपको तो कोई पावर है आप तो हमने हटा दिया उनको सबको। तो मैं आपको कलेक्टर साहब से बात करूँ या आप कर रहे हैं? नहीं, वो तो कलेक्टर साहब से आप ही बात कर लीजिए कि यहाँ है ना पुलिस की व्यवस्था है और नेता थोड़े हस्तक्षेप कर रहे हैं बस। राशन नहीं मिला हमको। नहीं भी हम जैसे 800 नंबर लगता है हमारा जी बाट। हाँ, 36 बार लगता है हमारा। नहीं मिला हमको राशन। नहीं भी हम सभी से खड़ा हुए हैं साहब। हम पर हाँ सभी से मिला ही नहीं हमको, एक बूंद मिला राशन हमको भी। सभी खड़े खड़े भगा दिए इनने सबने। मैं जो देख रहा हूं कि प्रशासन की अनियमितता रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं भी कलेक्टर महोदय से ही बात करूंगा, फूड कंट्रोलर से ही बात करूंगा कि इन सभी ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराएं। ये अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। ये गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ जो आप कर रहे हो ये उचित नहीं है। हमारा प्रयास है कि हर ज़रूरतमंद को उसको राशन मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। और यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़े। बुलंदशहर में 10 और लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से। अब तक 40 लोग बुलंदशहर में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तबलीगी जमात से जुड़े थे 10 में से 4 संक्रमित लोग। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर में 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। अब तक 40 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आज भी नए 10 केस सामने आए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े थे 10 में से 4 संक्रमित लोग। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां कोरोना संक्रमण के केस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलंदशहर में 10 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 40 लोग यहां पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आज जो 10 केस सामने आए हैं उनमें से 4 संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव भटनागर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 10 और नए केस पाए गए हैं आज बुलंदशहर में। आपको बता दिया 93 सैंपल की रिपोर्ट गई थी, जिसमें 10 पॉजिटिव आए हैं, 3 रिपोर्ट रिपीट सैंपल हुए हैं, 80 सैंपल नेगेटिव आए हैं। पॉजिटिव आने वाले रेहाना पत्नी रफीक, जो पूर्व में जमाती के कॉन्टेक्ट में आने के कारण पॉजिटिव में आई थी, उनके परिवार वालों को संबंधियों को निजामुद्दीन में आने वाले जमातियों से संपर्क में आई थी, वो जो बुद्ध उड़ीसा के रहने वाले थे। वर्तमान में क्वारंटीन फैसिलिटी में है। समस्त जमाती 10 मार्च 2020 में बगुरा से आए थे और रेहाना पत्नी रफीक के घर में ठहरे हुए थे, जहां इनके
जी बताइए। संजीव, अभी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि 10 लोग आज जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें फिलहाल किस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? उन्हें जेपी अस्पताल के चिट्टा गांव के पास एक जेपी अस्पताल है, वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रिया संजीव भटनागर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला प्रशासन ने महुआ से हैंड सैनिटाइजर तैयार करवाया है। सैनिटाइजर की बढ़ती मांग और घटती सप्लाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इलाके के युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन ने इस काम में प्रशासन की मदद की। बाजार में मिलने वाले अल्कोहल बेस के सैनिटाइजर जैसे गुण इस सैनिटाइजर में भी हैं। महुआ में भी अल्कोहलिक तत्व होते हैं। इलाके के जंगलों में महुआ बड़ी तादाद में मिलता है, लिहाजा स्थानीय संसाधन की मदद से कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने का यह हथियार तैयार किया गया है। जिला प्रशासन अब इस तकनीक से सैनिटाइजर बनाने की ट्रेनिंग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देगा। महुआ बीनने वाले ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा। महुआ सैनिटाइजर झारखंड सीमा पर ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों और कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को दिया गया। जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कहा कि वनोपज महुआ से निर्मित सैनिटाइजर बहुत ही अच्छा है और इससे कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए और लोगों तक इसे पहुंचाया जाए। आने वाले दिनों में हम इस पर और भी ज्यादा काम करेंगे। आज यहाँ आरा बॉर्डर पे जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको सैनिटाइज़र तथा मास्क बांटा गया है। सैनिटाइज़र के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो महुआ से बनाया हुआ ये सैनिटाइज़र है और यहाँ के समूह तथा एक्सपर्ट्स द्वारा जिले के ये सैनिटाइज़र बनाया है कि जो पूरी तरह केमिकल फ्री है, किंतु जो भी बाकी सैनिटाइज़र है उससे बहुत ही अच्छा है और इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि इस जो महुआ बेस्ड सैनिटाइज़र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और हमारे सभी लोगों को उसको बांटा जाए ताकि कोरोना से लड़ने में सहायता। कुछ समय पहले जशपुर में सैनिटाइज़र की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई थी और सामान कहीं से नहीं आ रहा था और अखबारों में भी खबर छपा था कि हमारे पुलिस दल के पास और डॉक्टरों के पास भी सैनिटाइज़र की कमी है। बस उसी के बाद ख्याल है कि हम लोकल स्तर पर बना सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कहीं चल नहीं रहा था, बाहर से माल आ नहीं पा रहा था कहीं से, तो बस वहीं से ख्याल आया। और क्योंकि महुआ से ग्रामीण स्तर पर मतलब शराब तो लोग बनाते ही हैं जो आदिवासी हैं, तो वहीं से ये आइडिया था कि बस इसी को हम थोड़ा सा और परिष्कृत करके सैनिटाइज़र के रूप में इसको बना सकते। देश में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी छिनी तो खाने के लाले पड़ गए और इसके साथ ही पलायन शुरू हो गया। ऐसे में इन गरीब जरूरतमंदों की हालत क्या हुई होगी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम शासन प्रशासन के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज सेवी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ऐसे सहयोगी संस्थाओं ने गुलमोहर फाउंडेशन सबसे आगे नजर आ रहा है, जिसने 27 मार्च से अब तक लगभग 40 टन खाद्य सामग्री निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों तक पहुंचाई है। गुलमोहर फाउंडेशन के डायरेक्टर अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि उनके ओर से शहर के युवा साथियों के सहयोग से बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र लगभग सभी ग्राम पंचायतों और शहर के सभी 33 वार्डों में निवासरत लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों को भोजन सामग्री के पैकेट दिए गए हैं, जिनमें आटा, दाल, चावल, शक्कर, तेल, मिर्च, मसाले शामिल हैं और अब तक 10,000 पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो जो ये महामारी है, एक वैश्विक महामारी के रूप में जो कोरोना आया है और लगातार जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, हमारे प्रदेश में सरकार अस्थिरता के साथ साथ में जिस तरीके के सर्कमटेंसेस बने, उसमें ये है कि आज के हालात में हमको सभी सामाजिक संस्थाओं को और जो लोगों को ये लगता है जो जिंदा कौम के लोग हैं, उनको इस तरीके के सहयोग के लिए आना अति आवश्यक हो गया था। इसी तारतम्य में 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ
और हमारे द्वारा 27 मार्च से निरंतर पहले 14 अप्रैल प्रथम लक्ष्य हमारा 3000 परिवारों को, ऐसे सूक्ष्म असहाय परिवारों को, सूक्ष्म मध्यम वर्गीय परिवारों को अनाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन आगे बढ़ा तो आज लगभग 3 मई तक का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमारे द्वारा बालाघाट और लालबर्रा से जुड़े हुए जितने भी इंटीरियर से लेके शहर, गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के अति सूक्ष्म गरीबी रेखा के लोग हैं, उन तक अनाज पहुंचाने का निरंतर कार्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि गंगीवाड़ा में झोला छाप डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा है और उसके पास कोई पर्याप्त डिग्री भी नहीं है, जिसके बाद स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा और जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वहां काम कर रहे डॉक्टर और कंपाउंडर के पास कोई डिग्री ही नहीं है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप मोजेस ने बताया कि जहां भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर अवैध रूप से इलाज करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कर रहे हैं। परसों ही हमने एक डॉक्टर विश्वास गांगीवाड़ा में उसकी क्लिनिक सील की है और आज ही एक जो खबर आई है अभी हमारे पास, जैसे कोई डॉक्टर मेसी है जो कि छोटी फर्जी डॉक्टर है और हमारी टीम रहेगी, तहसीलदार है, साथ में हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है और सील करने की कार्रवाई की जाएगी और अभी मैसेज आने वाला है विदिन 15 to 20 मिनट्स की सील कर दी गई। बलौदाबाजार जिला कसडौल नगर में राशन की दुकान से चावल गबन का मामला सामने आया है। बलार रोड में संचालित सरकारी राशन दुकान से 20 क्विंटल चावल की कोई जानकारी नहीं है। कसडौल एसडीएम को सुबह बलार रोड के नागरिकों ने जानकारी दी कि रात में उचित मूल्य की दुकान से गाड़ी में भरकर चावलों को दूसरी जगह से ले जाया गया है, जिसकी सूचना पर कसडौल एसडीएम के साथ राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और दुकान की जांच की गई, जिसमें राशन दुकान से चावल का 20 क्विंटल स्टॉक कम पाया गया, जिसके बाद कसडौल एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, मैं कल शाम 5 बजे चला गया था, उसके बाद से मेरे को कुछ पता नहीं है। सुबह मैं आया ना तो एसडीएम सर और हमारे नगर के अध्यक्ष जी आए थे। उनका कहना है कि रात को यहाँ पर 12 बजे एक गाड़ी खड़ा था, उसमें सामान लोडिंग हो रहा था, बोल रहे थे, मतलब चोरी हुआ है करके। उनके बगल से चिल्ला रहे थे। कितना मात्रा में चोरी का आरोप लगा रहे थे? वही लगभग 30 से 35 बोरी बोल रहे हैं। तो आप जब शाम को दुकान बंद किए तो उस समय कितना स्टॉक था, आपकी जानकारी में है? नहीं, मैं ना जल्दीबाजी में भूल गया था, मगर मेरा एक जो तौलता है चावल को वो देखा था। क्या बोला उसने? वो बोल रहा था कि कुछ कम है बोरी। कम है बोरी जी। चाबी किसके पास रहता है दुकान बंद करने? मैं सुबह 9 बजे आता हूँ और शाम को 5 बजे तक रहता हूँ। 5 बजने जैसे बंद होता है मैं चाबी अध्यक्ष को दे देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो आज आप सुबह पहुँचे तो क्या लगा कि वास्तविक में कम था यहाँ चावल? हाँ, देख कर लगा कि चावल कम है करके। कैसे गाड़ी में रात के 12 बजे गाड़ी लोड करा थे भाई, कैसे गाड़ी लोड करा थे ऐसे कहे हैं। तो वो नोनी पीला जल्दी जल्दी जोड़ा ऐसे कहे से। तब मैं कहे हैं बेटा कैसे ते रात के चोरी करत है, का बरते चोरी करत है रात के? ये दे निकलागा चोरी करत है, सोसाइटी के निकलागा सब देखागा, ऐसने कहे हम आए हैं बेटा। और चिल्लात दौड़त वहीं में लगे रहे हैं। और तो हम और बेटा लुठाए हैं, देख तो रे सोसाइटी के चावल चोरी करत रे, जनता के लिए आए तेला है ये डौकी बदमाश ला। और वहाँ तक गए हैं बेटा, और मैं 4-5 झन लाऊ मन देखी है। कौन लेडीज का नाम है ऊपर? बुलाए जाए, बुलावो बेटा अभी वो मन देखे है। नाम पूछा थे। कौन लेडीज यहाँ रही सब है? कौन ला देखे रहा अंदर में? ये थे फूल बाईला। और यहीं ले निकल के अपन घर गी से दौड़ा जल्दी ताला बंद करी से और मन भागत गी से तो मोटरसाइकिल 2 मिनट छोड़े रही से। एक हफ्ता पहले जांच किए थे तो यहाँ पे 20 क्विंटल ज़्यादा माल मिला था, उसकी जब्ती करके हम लोग सुपुर्दगी में दिए थे इन्हीं के। तो वो जो एक्सेस माल था वहाँ पर रहना था। तो कल जब दोबारा शिकायत हुई थी हम लोग को, आज सुबह शिकायत हुई
तो हम लोग सुबह आके फिर जांच किए तो जो 20 क्विंटल एक्सेस मिला था वो मात्रा हमको अभी नहीं मिला। सर यहाँ जो महिला समूह जो संचालित कर रही है उन्हीं के ऊपर आरोप है चोरी का, क्या कुछ अभी जांच में सामने आया है? नहीं, चोरी नहीं कह सकते उसको, एक्चुअल में 20 क्विंटल अब कहाँ भेजे हैं लोग एक्सेस या किसके पास चाबी रहता है, ये सब देखना पड़ेगा। सर वर्तमान में बात किया जाए कि जो देर रात निकला है कहीं ना कहीं गलत था वो। हाँ गलत है, यदि निकला है 20 क्विंटल तो यहाँ से कमी होना ही गलत है, मतलब गया कैसे ये जांच का विषय। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पिनराई विजयन ने कोरोना पर जानकारी दी। कोरोना के 7 नए मामले राज्य में सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में कुल मामलों की संख्या 457 हो गई है। सीएम पिनराई विजयन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सक्रिय मामलों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 116 है। सीएम पिनराई विजयन ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि 7 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के राज्य में और इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 457 हो गई है और इनमें से सक्रिय मामलों की संख्या 116 है। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से, सीएम पिनराई विजयन ने कोरोना पर जानकारी दी है। कोरोना के 7 नए मामले राज्य में सामने आए हैं। केरल में कुल मामलों की अगर हम बात करें तो कुल मामलों की संख्या 457 है और वहीं सक्रिय मामले जो हैं वो 116 बताए जा रहे हैं। सीएम पिनराई विजयन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടർമാർ, രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ശേഖരിച്ച് എവിടെയുമുള്ള രോഗികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം പോലീസ് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഏകോപനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സും പ്രശംസനീയമായ സേവനമാണ് നടത്തുന്നത്. റെഡ് സോണിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കിയതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തും. ലോക്ക്ഡൗൺ റെഡ് സോണിലാകെ ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായി രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകുമെന്നർത്ഥം. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ചുമതല പോലീസിനായിരിക്കും. മറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകൾ സീൽ ചെയ്ത് പ്രവേശനം ഒരു വഴിയിൽ കൂടി മാത്രമായിരിക്കും. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കുണ്ടാവും. സാധാരണ പല വഴികളിലൂടെ, എല്ലാം ശരിയായ വഴികളാണ്, ആ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത്തരം വഴികളിലൂടെ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി സഹകരിക്കൽ മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. അവിടെ അതിർത്തി വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനകത്ത് തന്നെ കഴിയുക. അടച്ച വഴിയിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കൃത്യമായ വഴിയുണ്ട്, ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രം പോകുന്ന രീതി നാട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇന്നലെ 2509 ട്രക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അതത് സമയം തന്നെ വില കൊടുക്കാനാവണം. കാരണം വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് കർഷകർ. അവരുടെ വിളവെടുപ്പും കൃഷിയും ജീവിതവും എല്ലാം പ്രയാസത്തിലായി നിൽക്കുകയാണ്.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसके चलते किसानों को भी नुकसान हो रहा है। सब्जी उगाने वाले किसानों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनमें अलग ही जज्बा है। कुछ किसान जहां सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो कुछ और भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सब्जी उगाने वाले किसान ने बताया कि वो करीब 20 बीघा जमीन में सब्जी उगाते हैं, जो इस बार खेत में खराब हो रही है। लेकिन कोरोना बड़ा संकट है, इसलिए लॉकडाउन जारी रहे और इस नुकसान की भरपाई तो बाद में भी हो जाएगी। महामारी तेजी से फैल रही है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। करीबन हम लोग यहाँ पे 20 बीघा कम से कम सब्जी करते हैं। नुकसान तो इसमें सभी किसानों को हुआ है, अधिकतर किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जी करते हैं वो सब्जी पूरी तरह तैयार थी, वह सब्जी मार्केट नहीं जा पा रही है। लॉकडाउन की वजह से सभी पुलिस प्रशासन जो है परेशान कर रहा है। सारी सब्जी जो है खेत में ही खराब हो रही है। मैंने जो 2.5 बीघा टमाटर किया था, ये आप देख रहे हो सारी फसल नष्ट हो चुकी है, पूरा पेड़ सूख चुका है, जो फल है वो भी सूख चुका है और जितनी इसके साथ में जो भी फसलें थी वो सभी नष्ट होने जा रही हैं। हमारा पूरा माल ग्वालियर जाता है, आगरा जाता है, राजस्थान बॉर्डर पे जाता है, आपका मुरैना में भी सेलिंग करते हैं, दूर दूर तक माल जाता था। हमें लगता है ये महामारी जो है, कोरोना वायरस जो है, पूरे देश के लिए पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होकर के आया है। हमें इसका मिलकर के सामना करना चाहिए। किसान भाई है, सारे किसान भाई सभी नुकसान को सहन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें जान है तो जहान है, एक ही बात पसंद आती है। तो जब लोगों की जान बचेगी तो सारे काम होते रहेंगे। हम लोग और नुकसान सहन करने को तैयार है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है आगे बढ़ रहा है, इससे महामारी जो है कम होने की चांस हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक नुकसान जो है सभी को हो रहा है और ख़ास करके ऐसे उत्पादकों को ज़्यादा हो रहा है जिनका कमोडिटी जो है पेरिशेबल है, मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो उनके लिए कोई हम लोगों ने ठोस प्रबंधन नहीं कर पाए हैं। आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सब्जी किसान परेशान हैं। राज्य में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू है, जिस कारण किसानों को इन दिनों बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी सब्जियां नहीं बिक रही और खरीदार भी नहीं मिल रहे। व्यापारी ने सब्जी खरीदने से मना कर दिया है। ऐसे में किसानों ने जो लोन लेकर अपनी खेती की है, इन दिनों वो इसी चिंता में है कि वो लोन कैसे चुकाया जाएगा। 50-45 रेट जा रहा था, इस साल 3 रुपया किलो में जा रहा है। कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है किसानों को। तो इस साल अभी कमज़ोर हो गया कि लेबर भी लगाए हुए हैं, खाद से पैसा दे रहे हैं। ये इस साल कोरोना के बारे में 3 रुपया में भी कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है, नहीं बिक्री जा रहा है। इस साल वो बहुत परेशानी करना पड़ रहा है। लोन लेते हैं हम लोग, जो किसानों को कर्जा ही पटाना ही पड़ता है, तो बिक्री होगा तो हम लोग कर्जा भेज सकते हैं। तो का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। बैतूल में लॉकडाउन का पालन पुलिस सख्ती से करा रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे विशेष तरह की सजा दी जाती है। कभी मेढक चाल तो कभी लॉकडाउन के नारे लगवाए जा रहे हैं ताकि लोग शर्मिंदा हो और घरों में ही रहें। पुलिसकर्मियों का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। डीएसपी संतोष पटेल का कहना है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने का आदेश दिया हुआ है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री DS भदौरिया सर का पूरा तरह से निर्देश है कि लॉकडाउन का पालन कराना है 100%। उसके लिए हम कुछ भी करें सब मान्य है। तो उसके तहत जो एक्सरसाइज होती हैं, कभी जैसे कोई मेढक चाल हो गई, फ्रॉक चाल, वो करवाते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि हमने उल्लंघन किया है। या इसके अलावा या जैसे मास्क नहीं है तो मास्क सिलवाते हैं बैठा के सुई धागा से, तो उसको भी याद रहेगा ज़िंदगी कि मैंने उल्लंघन किया लॉकडाउन का, मास्क नहीं पहना। या फिर अभी नया एक नारा लिखा है गीत के माध्यम से, उसको बार बार लॉकडाउन बुलवाते हैं ताकि उसके जेनेटिक्स अनुवांशिकी में आ जाए कि मुझे लॉकडाउन का पालन करना है।
अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा से कांग्रेस के एकमात्र विधायक गोपाल सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और एसपी अशोकनगर से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। गोपाल सिंह ने देवी सिंह बुंदेला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। विधायक ने आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेला का खिलाफ यूपी के ललितपुर में 40 मामले दर्ज हैं और अभी हाल ही में चंदेरी इलाके में एक हत्या और एक हत्या के प्रयास के 2 मामले दर्ज हुए हैं। विधायक ने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए शिवराज सिंह की सरकार जवाबदार होगी। खनियादा ने पेट्रोल पंप लूटा, पुलिस के ऊपर गोली चलाई। देवी सिंह ने अशोकनगर का पंप लूटाया, कहीं उस पर गोली चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार का देवी सिंह बुंदेला के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर की कोतवाली में लगभग 40 प्रकरण इनाम है उसके पास। 40 प्रकरण उसके पास है, 40 प्रकरण। और आज जंगल में 25 आदमी के साथ घूम रहा है। मुझे नसीहत की घाटी रात को रोज उतरना पड़ती है। मेरी किसी भी समय हत्या हो सकती है। अगर मेरी हत्या हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिनका लोगों को लिख के दिया है ये, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जिम्मेदार होगी। और विधायक जी की जो सिक्योरिटी है उसकी हम समीक्षा करेंगे। यदि सुरक्षा आवश्यक होगा तो सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था रहेगी विधायक जी की, उनको कोई जान खतरा नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।